Good morning, students. Let us start new chapter of history, chapter number 7, and name of the chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. नेटिव्स का मीन्स होता है बेटा किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं जो बहुत टाइम से वहाँ रह रहे हैं, दे आर कॉल्ड नेटिव्स। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइब्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि एजुकेशन के लिए क्या क्या रूल्स बनाए, क्या चेंजेस की ब्रिटिशर्स ने, और उसका जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. तो ये इनका मिशन था, उनका एम था कि जो नेटिव्स हैं उनको सिविलाइज करना, क्योंकि उनकी नज़रों में क्या थे, इंडियंस अनसिविलाइज्ड। तो वो चाहते थे कि इनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज करके उनको सिविलाइज बनाया जाए। What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what the British believed were good subjects? The British could find no simple answers to these questions. They continued to be debated for many decades. ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उनके व्यूज़। Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. तो जो उन्होंने एजुकेशंस के लिए किया, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए या जो भी चेंजेस की, तो उनके प्रति इंडियंस का रिएक्शन क्या था, उनकी पॉलिसीज़ के प्रति। ओके, ब्रिटिशर्स का आइडियाज़ क्या था, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। इन 1783 अ पर्सन जिसका नाम था विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में उसको एज ए जूनियर जज अपॉइंट किया गया था। ही वॉज एक्सपर्ट इन लॉ। इसके अलावा लॉ में एक्सपर्ट होने के साथ साथ ही वॉज एन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक होता है जिसको एक से ज़्यादा भाषाओं के बारे में जानकारी हो, बोलना आता हो, समझना आता हो। ग्रीक आती थी उसको, लैटिन आती थी, ठीक है, फ्रेंच, इंग्लिश। ही पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, उसने अपने एक फ्रेंड से अरेबिक भी सीखी, पर्शियन भी सीखी उसने। और जब वो कलकत्ता आया, ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स ए डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। तो यहाँ आने के बाद वो एक पंडित के संपर्क में गया, वहाँ से उसने संस्कृत सीखनी शुरू की, इसके अलावा ग्रामर एंड पोएट्री आल्सो। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. तो उसके बाद जल्दी ही उसने जो हमारे इंडियन पुरातन ग्रंथ थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. Englishmen like Henry Thomas, Colebrook, and Nathaniel Howlett were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Research. तब उसने बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अकेला नहीं है जो इंडियन लैंग्वेज सीख रहा है या उस इंडियन एंशियंट्स को जो टेक्स्ट है उनको पढ़ रहा है। तो उसको हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथनियल हॉल्ट के बारे में भी पता चला। वो भी इंडियन टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, इंडियन हेरिटेज को स्टडी कर रहे थे। जो इंडियन टेक्स्ट थे, जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं वैल्यूएबल,
उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उनके साथ मिलकर जोन्स ने एक सोसाइटी बनाई बंगाल की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और एक जर्नल, एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past, but has subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. For only those texts could reveal the ideas, real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a few study of these texts could form the basis of future development in the India. जॉनसन कॉलब्रुक थे, उनके विचार थे, जो थिंकिंग थी वो काफ़ी मिलती जुलती थी। उन्होंने जो हमारे इंडियन टेक्स्ट का, जो हमारे पुराना कल्चर था, उसके प्रति उन्होंने रिस्पेक्ट शो की। वो इंडियन कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते थे, एज वेल दे आल्सो रिस्पेक्टेड द वेस्ट। उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारा पास्ट टाइम गुजर चुका है, तब जो हमारा कल्चर था वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्लोरी थी, उसका सम्मान था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा है, इवन इन इंडिया। Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their finding known to others. This project, they believed, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its master. तो इंडियन टेक्स्ट को उन्होंने डिस्कवर किया, पढ़ा, उसका मीनिंग समझा, उसको ट्रांसलेट किया, और उन्होंने दूसरों को भी अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताया। जो ये सारा प्रोसेस वो कर रहे थे, प्रोजेक्ट चल रहा था, इसके बारे में वो सोचते थे नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश, बल्कि सिर्फ ये ब्रिटिशर्स को इंडियन कल्चर समझने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इंडियंस की भी हेल्प करेगा उनका ओन हेरिटेज रीडिस्कवर करने में। जो ग्लोरीज उनकी लॉस्ट हो गई हैं उसको दोबारा लेके आने में। तो इस प्रोसेस से जो ब्रिटिशर्स है वो क्या होंगी, इंडियंस के गार्डियन, इंडियन कल्चर्स के गार्डियन और मास्टर्स बन जाएंगे। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. Only then, they believed, could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. तो ये अपने आइडियाज़ को फॉलो करते हुए बहुत सारे और कंपनी ऑफिसर्स ने भी ये सोचा कि उन्हें वेस्टर्न लर्निंग की बजाय इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ओपन करने चाहिए जिसमें एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की स्टडी करवाई जाए, ठीक है, संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री की। हमारे जो कल्चर है, हमारे वैल्यूज़ है, वो हमारा ख़जाना है। तो उन्होंने सोचा उसके बारे में हिंदू मुस्लिम दोनों को बताया जाए। इससे उन्हें लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इंडियंस के मन में, नेटिव्स का मतलब है इंडियंस, तो इंडियंस के मन में वो अपने लिए रिस्पेक्ट और एक अच्छी जगह बना पाएंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए अ मदरसा वाज सेटअप इन कलकत्ता इन 1781, जहाँ पे अरेबिक सिखाई जाती थी, पर्शियन, इस्लामिक लॉ। ऐसे ही एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में। तो वहाँ पे एशियंट संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी करवाई जाती थी।
Not all officials shared their views. Many were very strong in their circumstances of the Orientalist. तो सभी के व्यूज़ एक जैसे नहीं थे, कुछ अभी भी वेस्टर्न एजुकेशन को ही प्रमोट करना चाहते थे। यहाँ पे वर्ड आया है ओरिएंटलिस्ट, जिसका मतलब होता है दोज विद ए स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया।